हेलो टू ऑल एंड वेलकम अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आगे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ देने वाला हूँ और इस सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करवाऊँगा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के साथ साथ यूजी लेवल और पीजी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। मुख्य रूप से ये सीरीज सीनियर सेकेंडरी लेवल पर फोकस रखेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिल्कुल मैं फास्टली यहाँ पर आंसर आप लोगों को बताता हुआ जाऊँगा। तो कैरोलस लिनियस, अरस्तु, महर्षि चरक या चार्ल्स डार्विन। तो बिल्कुल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोलस लिनियस को हम आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे चरक, सुश्रुत, जैसी बोस, धन्वंतरी। तो बिल्कुल प्लास्टिक सर्जरी के जो आविष्कारक थे वो हमारे सुश्रुत हो जाएंगे, आपका आंसर भी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, कैसी मेहता, पंचानन माहेश्वरी, बीरबल साहनी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। बिल्कुल आप लोग करते हुए जाएंगे। आगे भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत झीलों या शुद्ध पानी में उपस्थित सजीवों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? मृदा विज्ञान, पारिस्थितिकी, सरोवर विज्ञान या फाइकोलॉजी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्टेंस सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी भी हम इसे बोलते हैं। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग कैरोलस लिनियस, अरस्तु, डार्विन, विटेकर। तो सबसे पहले अरस्तु साहब ने ये वैज्ञानिक मापदंड यूज किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को मुख्य रूप से दो जगतों में बांटा गया है, मोनेरवा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा व प्लांटी, प्लांटी व एनिमेलिया, प्रोटिस्टा व एनिमेलिया। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लांटी व एनिमेलिया। से वाला आप आंसर यहाँ पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम बात करते हैं। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पंच जगत पद्धति का जो प्रतिपादन है कैरोलस लिनियस ने, विटेकर ने, हिकल ने, कॉपलैंड ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटेकर साहब ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? संयुग्मन, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन एवं संयुग्मन, निषेचन। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मोनेरा जगत के जनन से संबंध रखेगा कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है हरे शैवालों में, जीवाणुओं में, कवकों में, लाल शैवालों में। तो बिल्कुल आपका आंसर आप लगा देंगे यहाँ पर जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक या ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्लीडन एंड स्वान। डायरेक्ट आप लगा देते हैं आंसर। वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसे कहेंगे? हिप्पोक्रेट्स, ट्रेवेरनस, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रास्टस। तो बिल्कुल वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफ्रास्टस को यहाँ पर बोल देंगे। सुश्रुत संहिता ग्रंथ में कुल अध्याय है। तो सुश्रुत संहिता ग्रंथ में कुल अध्याय 120, 186, 300, 360। तो बिल्कुल 186 वहाँ पर अध्याय है। पौधों की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं पर समय के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों के वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं पर समय का प्रभाव इकोलॉजी, पोमोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। तो बिल्कुल इसे हम क्रोनोबायोलॉजी कहेंगे और आपका आंसर हो जाएगा स। जैव अणुओं की जटिल अंतःक्रियाओं एवं उनके प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो जैव अणु आए हैं और उनकी जटिल अंतःक्रियाएं आए तो मोलिकुलर बायोलॉजी हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे। सजीवों के अध्ययन हेतु जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो सजीवों के अध्ययन हेतु जीव विज्ञान शब्द 1802 में दिया था पुरकिंजे तथा वॉन मोल ने, एरिस्टोटल ने, लेमार्क और ट्रेवेरनस ने, हक्सले ने। तो बिल्कुल लेमार्क और ट्रेवेरनस ने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 के आगे हम बात करते हैं। इंक्वायरी इनटू प्लांट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंक्वायरी इनटू प्लांट्स पुस्तक के लेखक आप लगाएंगे। पहला ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, ट्रेवेरनस, कैरोलस लिनियस या तो आंसर आपका हो जाएगा थियोफ्रास्टस। यहाँ पर आंसर आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वैज्ञानिक ने मेंढक का क्लोन बनाया था? जॉन गॉर्डन, ट्रेवेरनस, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रास्टस। तो बिल्कुल मेंढक का क्लोन बनाने वाले वैज्ञानिक आपके जॉन गॉर्डन हो जाएंगे। पादपों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि को नापने के लिए बोस ने कौन सा यंत्र बनाया था? कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, चेमोग्राफ या इलेक्ट्रोग्राफ। तो बिल्कुल बोस ने कैस्कोग्राफ यंत्र बनाया था। स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ये आपकी पुरानी आरबीएससी की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें भी कर लें। ये एक्स्ट्रा एज प्रश्न इसलिए मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप इन्हें कर लें। सूची 1 और सूची 2 से संतुलित करके उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आप देखेंगे कि सूची 1 और सूची
टू में अपन उत्तर किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहला है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप देखेंगे इसको अपन सबसे पहले मोबाइल व्यू से हटाते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं। तो डिस्टेंस देखिए, सूची फर्स्ट है हमारे पास द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इस बुक को लिखने वाले थे आपके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो थियोफ्रेस्टस इस बुक को लिखने वाले थे। तो बिल्कुल आप फर्स्ट में लगा देंगे 6, फर्स्ट में आपका आ जाएगा 6 वाला थियोफ्रेस्टस, ए में 6 आप लगाएंगे। इसी प्रकार से बी है संसर्जन विकासवाद सिद्धांत। तो संसर्जन विकासवाद सिद्धांत आपके देने वाले थे, तो इसमें आप लगा देंगे जे बी लेमार्क। बिल्कुल आप यहाँ पर लगाएंगे जे बी लेमार्क, सेकंड में लगा देंगे जे बी लेमार्क। बी में सेवंथ आ जाएगा। इसी प्रकार से सी में हम देखते हैं स्पर्श करने पर पत्तियों का मुरझा जाना क्या कहा जाता है। तो स्पर्श करने पर पत्तियों का जो मुरझा जाना है वो आपका हो जाएगा कंपानुकुंचन या सिस्मोनास्टी हम इसे बोलेंगे। और आप यहाँ पर थर्ड में लगा देंगे सी में 8 लगा देंगे, सी में 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से धीमी गति से वृद्धि का मापन हम किसके द्वारा करेंगे। अभी हमने प्रश्न किया है धीमी गति से वृद्धि का मापन करने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसे हम कैस्कोग्राफ कहेंगे। और आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, डी में आप सेकंड लगा देंगे, डी में सेकंड। इसी प्रकार से हमारे पास ई है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। तो आपका जो ई वाला है उसमें आप 1 लगा देंगे, ई में 1 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ हम देखते हैं ए इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस बुक को लिखने वाले कौन थे, तो इस बुक को लिखने वाले आपके हो जाएंगे पी माहेश्वरी। तो एफ में आपका 5 आ जाएगा, पी माहेश्वरी आप लगा देंगे एफ में 5। और फिर हम देखते हैं हमारे पास जी है, जी में क्या है, जी किट रोग प्रत्यावर्तन। किट रोग से जो संबंध रखेंगे वो कैसी मेहता साहब रखेंगे, बिल्कुल किट रोग यहाँ पर कैसी मेहता साहब, जी में 9th आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम एच की बात करते हैं, कपास की नई किस्म। और कपास की नई किस्म में आप सुजाता लगा देंगे। और आपके पास यहाँ पर सुजाता देखिए कहाँ पर है, एच में आप लगाएंगे थर्ड सुजाता, ये एच में हो जाएगा। और जो फिंगर प्रिंटिंग है वो किससे संबंध रखेगी, तो जो फिंगर प्रिंटिंग है वो आपका हो जाएगा 4th नंबर फॉरेंसिक विज्ञान। जो फिंगर प्रिंटिंग है वो 4th नंबर फॉरेंसिक विज्ञान से संबंध रखेगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ए में 6, बी में 7th, सी में 8, डी में 2nd, ई में 1, एफ में 5, जी में 9, एच में 3rd और आई में 4th। बिल्कुल आप इसे ढंग से करेंगे। थोड़ा ये सूची 1 और 2 इधर उधर हो गई है प्रिंटिंग की वजह से, टाइपिंग की वजह से, तो आप थोड़ा इसे अच्छे से देख लें। वर्ग की शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वर्ग की शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या फ्रांसीसी भाषा से। तो बिल्कुल वर्ग की शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कोपलैंड प्रतिपादित करने वाले थे द्विजगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति, चतुर्जगत पद्धति या पंचजगत पद्धति। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया था, चतुर्जगत पद्धति दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 के आगे हम बात करते हैं डार्विन के विकासवाद पश्चात कौन सी पद्धतियाँ प्रतिपादित की गई, कृत्रिम, प्राकृतिक, लैंगिक या जातिवृत्तीय। तो बिल्कुल डार्विन के विकासवाद के पश्चात जातिवृत्तीय पद्धतियाँ जो थी वो प्रतिपादित की गई। तटस्थ जीव जो न तो पादप है न जंतु, उसको उनको किस में रखा गया है, जो तटस्थ जीव है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। तो बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों को किस जगत में रखा गया है, तो जीवाणु और नीलहरित शैवालों को प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोक्योटिक या प्लांटी। तो आप देखेंगे जीवाणुओं और हरित शैवालों को हमने मुख्य रूप से जगत यहाँ पर पूछा है, तो प्रोक्योटिक कोई जगत नहीं है। तो आप मोनेरा आंसर यहाँ पर लगा देंगे और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोनेरा। है ये सारे प्रोक्योटिक जीव लेकिन जगत जो है वो मोनेरा हो जाएगा। वायरस होते हैं, वायरस की अगर हम बात करें तो कणिकामय या अकोशिक, अकोशिक, बहुकोशिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल कणिकामय, अकोशिक होते हैं। जीवाणुभोजी बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए होते हैं, केवल प्रोटीन के बने हुए होते हैं या न्यूक्लियर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने हुए होते हैं। तो जीवाणुभोजी की हम बात करें तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा स। वायरस कण के आवरण को हम क्या कहते हैं, तो वायरस कण के आवरण को हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्यूटिकल, कैप्सिड। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे कैप्सिड हम कहेंगे। निम्न में से वायरस जनित रोग है
तो वायरस जनित रोग आप लोगों को बताना है टाइफाइड, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। तो बिल्कुल पोलियोमाइलाइटिस वायरस होता है और आपका आंसर हो जाएगा पोलियो। वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए, दोनों ही हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए वायरस भी होते हैं और आरएनए वायरस भी होते हैं। कभी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं मिलेंगे वायरस के अंदर, अलग अलग मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे। वायरस के प्रोटीन चोल को हम क्या कहते हैं? तो वायरस के प्रोटीन चोल को कैप्सिड, कैप्सोमेर, वायरन या सेल लाइन, तो बिल्कुल हम कैप्सिड कहेंगे। वायरस के अंदर जो प्रोटीन चोल पाया जाता है। सबसे छोटा रोग कारक कौन सा है? तो सबसे छोटा रोग कारक वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, एक कोश के शैवाल में आपको बताना है। तो वायरस जो है वो सबसे छोटा आपका रोग कारक हो जाएगा। वायरस आवश्यक रूप से निर्मित होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से, स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन व लिपिड से, स्टार्च, प्रोटीन व लिपिड से। तो बिल्कुल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से ये निर्मित होते हैं। वायरस का निम्न भाग उसे आनुवंशिकता का गुण प्रदान करता है। तो बिल्कुल आरएनए, डीएनए, कैप्सिड, कैप्सोमेर, प्रोटीन चोल, वही आरएनए और डीएनए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। विषाणु तथा विषाणु भोजी के खोजकर्ता कौन थे? विषाणु तथा विषाणु भोजी के खोजकर्ता इवानोव्स्की, ट्वार्ट एवं डी हेरेली, हिपोक्रेट्स, ट्रेविरनस, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रास्टस, डार्विन और लेमार्क। तो विषाणु की खोजकर्ता थे आपके इवानोव्स्की और विषाणु भोजी के खोजकर्ता थे ट्वार्ट और डी हेरेली। सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सर्वप्रथम वायरस का क्रिस्टलीकरण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो इवानोव्स्की, हिपोक्रेट्स, कैरोलस लिनियस, स्टेनले। तो बिल्कुल आप आंसर लगा देंगे। स्टेनले जो थे वो सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे। सामान्य जुकाम किसके कारण से होता है? तो राइनो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण, अर्बो वायरस के कारण या पोक्स वायरस के कारण। तो सामान्य जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? कोच, पास्चर, लियोनहॉक और जेनर ने। तो हमने बिल्कुल पढ़ा है कि जीवाणु की खोज जो की थी, सबसे पहले जीवाणु को देखने वाले थे लियोनहॉक, एंटोनी वन लियोनहॉक। और इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को भी देखा था, शुक्राणु को भी देखा था और जीवित सेल को भी इन्होंने ही सबसे पहले देखा था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा। म्यूकोपेप्टाइड लक्षण है जीवाणु, नील शैवाल, हरित शैवाल या यीस्ट का। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड पाए जाते हैं। बैंगन का लघुपर्णी रोग जो होता है वो किससे होता है? शैवाल से होता है, वायरस से होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है या बैक्टीरिया से होता है? तो बिल्कुल माइकोप्लाज्मा से होने वाला ये रोग है। थोड़ा फास्ट हम करेंगे। पादप जोकर जोकर कहा जाता है। तो पादप जोकर वायरस, बैक्टीरिया, कवक या माइकोप्लाज्मा को। तो पादप जोकर जो है हम माइकोप्लाज्मा को बोल देंगे, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है वसा, स्टेरोल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो बिल्कुल स्टेरोल माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। जीवाणु में श्वसन क्रिया का स्थान है? तो अच्छा प्रश्न है। एपिसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम, मिजोसोम। तो हमने देखा है कि मिजोसोम जो होते हैं जीवाणु में वो श्वसन क्रिया के स्थान होते हैं। मुर्गियों में होने वाले श्वसन रोग का कारक है? तो मुर्गियों में जो श्वसन रोग होता है उसका कारक आप लोगों को बताना है। वायरस, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनो जीवाणु। तो बिल्कुल मुर्गियों में श्वसन रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है और आपका आंसर हो जाएगा ब। अति प्राचीनतम जीवाणु है आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। तो अति प्राचीनतम जो जीवाणु हो जाएगा वो आपका आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा या आद्य बैक्टीरिया हो जाएगा। मेथेनोजन जिनके एग्जाम्पल है, मिथेन गैस ये उत्पन्न करते हैं रूमिनेंट्स के अंदर, ह्यूमन में पाए जाते हैं जो आमाशय का भाग है। माइकोप्लाज्मा में जनन की प्रमुख विधियाँ हैं। तो माइकोप्लाज्मा में जनन की प्रमुख विधियाँ आप लोगों को बतानी है। अलैंगिक, लैंगिक, जाइगोस्पोर, द्विखंडन और मुकुलन। तो बिल्कुल द्विखंडन और मुकुलन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा का अप्राकृतिक संवर्धन करने में किसकी अनिवार्यता होती है? तो माइकोप्लाज्मा का अप्राकृतिक संवर्धन करने में आप देखेंगे पेनिसिलिन, मैनिटोल, स्ट्रोल या स्टार्च। तो बिल्कुल स्ट्रोल यहाँ पर जरूरी हो जाता है। जीवाणु के किस आनुवंशिक पुनर्योजन से विषाणु संबंधित है? तो विषाणु संबंधित है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ट्रांसडक्शन जो है उससे आपके विषाणु संबंध रखेंगे। वलय रूप में डीएनए पाया जाता है। तो वलयाकार डीएनए किस में मिलता है? जीवाणु में, कवक में, उच्च पौधों में, युग्लिना में। तो आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक में वलयाकार डीएनए पाया जाता है। तो आपका जीवाणु यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा में पोषण विधि है, आपको लगानी है। प्रोटिस्टा में जो पोषण विधि होती है वो किस प्रकार की पाई जाएगी? स्वपोषी पाई जाएगी, परजीवी पाई जाएगी, मृतोपजीवी पाई जाएगी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सभी प्रकार के जीव प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक किस वर्ग के अंदर रखे गए हैं? मिक्सोफाइसी में रखे गए हैं या मिक्सोमाइसिटीज़ में रखे गए हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। तो बिल्कुल मिक्सोमाइसिटीज़ में ये रखे गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसस से कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो बनाया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पॉलीमिक्सिन। तो बिल्कुल स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक बनाया गया है। भूमि की उर्वर शक्ति
किसकी उपस्थिति से बनती है? तो भूमि की उर्वरक शक्ति आप देखेंगे हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल या नीले हरित शैवाल। तो बायो फर्टिलाइजर में नीले हरित शैवाल, नॉस्टोक, एनाबेना यूज होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आप यहाँ पर लगा देंगे। कौन से शैवाल प्रोटिस्टा में नहीं रखे जाते हैं? तो प्रोटिस्टा में कौन से शैवाल यहाँ पर नहीं रखे जाएंगे, उसका आंसर आप बताइए। लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल। तो बिल्कुल आपका आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। द वाला आंसर यहाँ पर आप लगा देंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पेप्टिडोग्लाइकान की, सेलुलोज की, काइटिन की या उपयुक्त सभी। काइटिन की कोशिका भित्ति फंजाई में मिलती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मिलती है। तो पेप्टिडोग्लाइकान आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लैंगिक पुनर्संयोजन या पुनर्योजन किस सूक्ष्म जीव में होता है या पाया जाता है? तो जीवाणु में, कवक में, उच्च पौधों में, युग्लिना में। तो बिल्कुल सेक्सुअल कॉन्जुगेशन जो है वो जीवाणु में पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथिकाओं में सहजीवन करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बिल्कुल राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, इकोलाई, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। साइट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास सिट्राई, इकोलाई, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस। तो साइट्रस कैंकर रोग नींबू का रोग और जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति में किसका अभाव पाया जाता है? तो आर्की जीवाणु की कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल का, पेप्टिडोग्लाइकॉन का, अ दोनों प्रोटीन। तो बिल्कुल इन दोनों का अभाव यहाँ पर होता है। ये दोनों जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में नहीं पाए जाते हैं। भूमि उद्धार में मोनेरा जगत के किस पादप का मुख्य योगदान पाया जाता है? तो जीवाणु का, नीलहरित शैवाल का, अ दोनों का, वायरस का। तो अ दोनों का योगदान पाया जाता है। उन जीवाणु के नाम बताइए जिनमें अंतर बीजाणु बनते हैं। तो आपको उन जीवाणु के नाम बताने हैं जिनमें अंतर बीजाणु बनते हैं। क्लोस्ट्रिडियम, बेसिलस, अ दोनों व जीवाणु भोजी। तो अ दोनों यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो मानव की आंत में जेंथोमोनास सिट्राई, इकोलाई, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस। तो बिल्कुल इकोलाई मानव के आंत में पाया जाता है। पीपीएलओ का विस्तार क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पब्लिक लोन ऑफर, पीपल पब्लिक लाइक पीपल, उपरोक्त सभी। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि माइकोप्लाज्मा का पुराना नाम है, इसे बोला जाता है। वर्ग प्रोटिस्टा की रचना किसने की थी? तो वर्ग प्रोटिस्टा की रचना करने वाले थे आपके हिकल, विटाकर, बायर या उपरोक्त सभी। तो हिकल ने वर्ग प्रोटिस्टा की रचना की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल में, भूरी शैवाल में, लाल शैवाल में। तो बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका नील हरित शैवाल में हो जाएगी। 63 की बात करते हैं। जेलेडियम शैवाल से प्राप्त होता है आयोडीन, डाइटोमेट, अगार अगार या ब्रोमीन। तो बिल्कुल हमें अगार अगार यहाँ से प्राप्त होता है। जेलेडियम एक समुद्री खरपतवार है जिससे अगार अगार बनता है या प्राप्त होता है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप जो हैं वो क्या हैं? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय कवक विज्ञान के जनक, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक, भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान के जनक। तो बिल्कुल भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सा पादप ब्रायोफाइट है? तो आपको बताना है। फ्यूनेरिया, पॉलीसाइफोन या इक्विसिट्टम साइकस। तो यहाँ पर आपका ब्रायोफाइट पादप पूछा तो फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइट होता है। सवनी क्रिप्टोगेम्स या अपुष्पी पादप हैं? आप इसमें बताएंगे। बढ़िया प्रश्न है। सवनी क्रिप्टोगम से अपुष्पी पादप, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। वह पादप वर्ग जिसमें दोनों पीढ़ियाँ स्वपोषी व स्वतंत्र होती है उसको आपको बताना है। तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जिनमें दोनों पीढ़ियाँ स्वपोषी व स्वतंत्र होती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक और बिल्कुल फ्री लिविंग होती है। फल रहित बीज वाले पादपों को हम क्या बोलेंगे? तो फल रहित बीज वाले पादपों को हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म या फाइटोस्पर्म। तो बिल्कुल जिम्नोस्पर्म हम यहाँ पर बोल देंगे। पॉलीपटेली का क्या अर्थ होता है? तो दलपुंज पृथक दली, दलपुंज संयुक्त दली, बाह्य दलपुंज पृथक दली, बाह्य दलपुंज संयुक्त दली। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा दलपुंज पृथक दली, हम इसको कह देंगे। अविभेदित पादप शरीर को हम क्या कहते हैं? कैलस, थैलस, पैलस सभी। तो कैलोस बोलेंगे, थैलस बोलेंगे। तो बिल्कुल थैलस हम यहाँ पर अविभेदित पादप शरीर को कह देंगे। 71 की आगे हम बात करते हैं। शैवाल के उन दो संवर्गों के नाम लिखिए जिनमें कशाभिकीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। तो रोडोफाइसी तथा साइनोफाइसी, रोडोफाइसी तथा फियोफाइसी, रोडोफाइसी तथा क्लोरोफाइसी या सभी। तो बिल्कुल रोडोफाइसी और साइनोफाइसी आप लगा लेंगे और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप ध्यान देंगे कि दोनों ही
जो संवर्ग है रोडोफाइसी और साइनोफाइसी, इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती है। किन्हीं दो खाद्य शैवालों के नाम आप लोगों को बताने हैं। तो क्लोरेला स्पाइरुलिना, क्लोरेला स्फेग्नम, क्लोरेला मशरूम सभी, तो बिल्कुल क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो खाद्य शैवालों में आ जाएंगे। पीट कोयला किससे बनता है? क्लोरेला से, स्फेग्नम से, मशरूम से या फ्यूनेरिया से। तो पीट कोयला हमने पढ़ा है कि स्फेग्नम से प्राप्त होगा। दो सम बीजाणु टेरिडोफाइट के नाम आप लोगों को बताने हैं। क्लोरेला, स्पाइरुलिना, क्लोरेला तथा स्पेग्नम, इक्विसिटम और साइलोटम या सभी। तो बिल्कुल इक्विसिटम और साइलोटम जो है वो आपके सम बीजाणु होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो जाएंगे। तो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। इसमें आप देखेंगे क्लोरेला या स्पाइरुलिना, क्लोरेला या स्पेग्नम, इक्विसिटम, साइलोटम या सिलेजनेला, मार्सिलिया। तो बिल्कुल सिलेजनेला और मार्सिलिया आपके आंसर हो जाएंगे। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल इन्हें याद रखेंगे। राजस्थान में पाए जाने वाले जंगली जिम्नोस्पर्म का नाम क्या है? तो राजस्थान में मिलने वाला जंगली जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का नाम बताना है। इफिड्रा फोलिएटा, पाइनस जियार्डियाना, साइकस या सभी। तो इफिड्रा फोलिएटा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। इफिड्रा फोलिएटा से, पाइनस जियार्डियाना से, साइकस, तो पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा बनाया जाता है या जिलगोजा प्राप्त होता है। दोहरा निषेचन तथा त्रिक संयोजन किन पौधों में संपन्न होता है? तो आपको ध्यान देना है, जो दोहरा निषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है वो एंजियोस्पर्म का गुण है, और आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लगा लेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट में। आवर्तबीजी पौधों का भ्रूणकोश कितने गुणित होता है? तो आवर्तबीजी पौधों का जो भ्रूणकोश होता है त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित, तो त्रिगुणित होता है, 3n ये होता है। टेक्सस से कौन सा कैंसर रोधी पदार्थ प्राप्त होता है? तो टेक्सस से हम कैंसर रोधी पदार्थ प्राप्त करते हैं, टेक्सोल, मॉर्फिन, कोडिन, कुनिन। तो बिल्कुल टेक्सोल औषधि यहाँ से बनाई जाती है, एंटी कैंसर ड्रग है। एक जलीय ब्रायोफाइट का नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जलीय ब्रायोफाइट कौन सा है? रिक्सिया फ्लूटेंस, पाइनस जियार्डियाना, साइकस। पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट पूछा है तो रिक्सिया फ्लूटेंस आपका जलीय ब्रायोफाइट हो जाएगा। दो जलीय टेरिडोफाइटा के नाम आप लोगों को बताने हैं। टेरिडोफाइटा, ये टेरिफनोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइट्स आप यहाँ पर कर लेना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। रिक्सिया फुनेरिया, पाइनस साइकस, अजोला या साल्विनिया। तो दो जलीय टेरिडोफाइट जो हो जाएंगे वो अजोला और साल्विनिया हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा अजोला और साल्विनिया। किसी एक टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्वितीयक वृद्धि वाला टेरिडोफाइट आपको बताना है। रिक्शा फ्लूटेंस, पाइनस जियार्डियाना, साइकस या आइसोइटिस। तो बिल्कुल आइसोइटिस आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फाइकोलॉजी अध्ययन है। फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का, कवकों का, जीवाणु का या उपरोक्त सभी का। तो बिल्कुल शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर अगर किससे प्राप्त होगा? कॉन्ड्रस से, जेलिडियम से, ब्रेसिलेरिया से, सभी से। तो अगर अगर जो है वो इन सभी समुद्री खरपतवारों से प्राप्त होता है, जिनमें कॉन्ड्रस, क्रिस्पस, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया सभी आते हैं। प्रोटीन संपन्न शैवाल है जिनमें प्रोटीन हमें पाया जाएगा। तो क्लोरेला स्पाइरोगारा, ओसिलेटर या यूलोथ्रिक्स। तो बिल्कुल क्लोरेला, जो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी है क्योंकि ये प्रोटीन संपन्न एल्गी होती है। गैमेटोफाइट पीढ़ी प्रभावी होती है। तो आप बताएंगे गैमेटोफाइट पीढ़ी किसमें प्रभावी होती है? टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट पीढ़ी जो होती है वो प्रभावी होती है। जमीन पर प्रथम उगने वाले पादप हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट। तो इनमें ब्रायोफाइट सबसे पहले आए थे। ब्रायोफाइट के संदर्भ में क्या सही है? आप लोगों को ब्रायोफाइट के संदर्भ में सही बताना है। सबसे पहला है ये आर्किगोनिया धारण करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये थैलोइड होते हैं या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसमें जल के अवशोषण की क्षमता कॉटन को विस्थापित करने तथा ईंधन की तरफ प्रयोग करते हैं? तो ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आपका आंसर हो जाएगा मार्केंशिया, रिक्शिया, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया। तो स्फेग्नम में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, जल अवशोषण की क्षमता होती है और कॉटन को ये विस्थापित कर सकता है। ब्रायोफाइटा शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रायोफाइटा शब्द देने वाले थे आपके डार्विन, ब्राउन, अरस्तु, ओगेलन। तो ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द दिया था। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का जो उभयचर है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल को, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है क्योंकि निषेचन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सवर्णी क्रिप्टोगैम से संबंधित होता है? तो सवर्णी क्रिप्टोगैम्स से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म पहले भी आया है। सवर्णी क्रिप्टोगैम्स में हम टेरिडोफाइट को रखते हैं, तो आपका टेरिडोफाइटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पादप है जिसमें सवन, आपूर्ति तथा स्पोर्स का उत्पादन होता है परंतु बीज नहीं पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सवन आपूर्ति यानी कंडक्टिव टिश्यू यहाँ पर बन गए हैं, जाइलम, फ्लोएम। तो आपका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। फर्ण में निषेचन के दौरान नर युग्मक मादा युग्मक पर किसके माध्यम से पहुँचते हैं? तो फर्ण, जल, कीट, रसायन, वायु। फर्ण में हम जल की बात करेंगे, बिल्कुल जल पे निर्भरता पाई जाएगी।
कौन सा टेरिडोफाइट हॉर्स टेल कहलाता है? तो आप बताएंगे इक्विसिट्टम, एडियंटम, ड्राइप्टेरिस, साल्विनिया। तो बिल्कुल इक्विसिट्टम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। सॉरी, ये मैंने नीचे वाले का लगा दिया है गलती से। कौन सा टेरिडोफाइट हॉर्स टेल कहलाता है? इक्विसिट्टम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सिलेजनेला। तो बिल्कुल इक्विसिट्टम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणुक है? एडियंटम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस या साल्विनिया। तो विषम बीजाणुक यहाँ पर पूछा है हेट्रोस्पोरस, तो साल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। निम्न किस वर्ग में आप ऐसे पौधों को रखोगे जो बीज बनाते हैं किंतु उनमें पुष्प और फल नहीं आते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो पुष्प और फल जिम्नोस्पर्म में नहीं बनते हैं। किसी जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म का नाम आपको बताना है, तो विलियमसोनिया, रिक्सिया, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया। तो बिल्कुल विलियमसोनिया आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कोशिका की संरचना एवं संगठन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका की संरचना और संगठन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं, आकारिकी कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे या आनुवंशिकी कहेंगे? तो बिल्कुल हम उसे कोशिका विज्ञान कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस वाली सीरीज़ में कराए हैं। आगे भी मैं और भी प्रश्न करवाने वाला हूँ आपको, रोज़ करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इन्हें अच्छे से कर ले, याद कर लें। ये आपकी रिवीजन सीरीज़ भी हो सकती है सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए। आप अच्छे से पढ़ें। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप हौसला बनाए रखें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।